मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। हम आज आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण बिंदु है महात्मा गांधी, उनके विषय पर चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो बनेंगे महात्मा गांधी जी के ऊपर, ये 5 से 6 पार्ट में बनेंगे। तो आप सारे वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनते रहिएगा, तो आपको पूरा महात्मा गांधी के जो दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन है और भारत पे आकर उन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किए थे, वो बहुत अच्छे से जानकारी आपको मिलेगी। महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे जाकर के। उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे जाकर के। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो उनकी एक पुस्तक थी एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग। उनका मानना था, ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी का मानना था कि जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता कि वो सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ मेरी मंशा ये है कि लोगों का उससे भला हो, और अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं तो मैं उसको आगे दूर करने की कोशिश करता हूं। बहुत जगह आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। महात्मा गांधी जब बैरिस्ट्री करने गए थे तो वो सूट बूट पहनते थे। फिर जब वहाँ से वापस आए जाकर के, जब उन्होंने भारत को देखा, भारत पर जब उनकी वकालत नहीं चली, तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर जब स्थितियाँ देखी तो कहीं ना कहीं उनका हृदय द्रवित हुआ। वहाँ जाकर के वो धोती कुर्ता पे आते हैं, और जब 1915 में भारत आते हैं, भारत की गरीबी को देखते हैं जाकर, तो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा गरीबी है कि शायद भर मुझे उतना ही वस्त्र पहनना चाहिए जितना तन ढकने के लिए ज़रूरी है। तो वो धोती पर आ गए। उनका मानना था कि शायद भर जो कपड़ा बचा है वो किसी अन्य भारतीय के काम में आ जाएगा। ऐसे ही महात्मा गांधी के बारे में अगर आप उनके आंदोलन को देखें तो महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हुई नजर आती हैं, लेकिन महात्मा गांधी प्रारंभ में महिलाओं की जो कार्यदक्षता थी उसको नहीं समझ पाए थे। उनका मानना था कि महिलाएं कमज़ोर हैं। शुरुआत में महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, ये कभी लेकर नहीं चलते थे कि नहीं महिलाएं बहुत दक्ष हैं, बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। उनका भी अन्य पुरुषों की तरह जो बहुत से पुरुष वर्ग मानते हैं जाकर कि महिलाएं की इफिशिएंसी थोड़ा कम होती है, जाकर के कार्यदक्षता कम होती है, शायद वह गांधी जी भी यही सोचते थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन उन्होंने किया उसमें जब यूरोपीय महिलाएं का साथ मिला उनको, और वो महिलाएं इतना ज़्यादा वर्क करती थी जितना पुरुष भी नहीं कर पाते थे, तब जाके गांधी को अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ा कि नहीं, उनका सोचना गलत था। महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके आगे चल सकती हैं। ऐसे ही आप आगे अगर देखते हैं कि महात्मा गांधी का एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में एक चौरी चौरा कांड हुआ था जाकर, जिसमें हिंसा हो गई थी और गांधी जी ने पूरे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये वही महात्मा गांधी हैं जो आगे जाकर के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हैं और एक छोटा सा नारा देते हैं, डू एंड डाई, करो या मरो। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बताइए, एक गांधी हैं जो कह रहे हैं कि चौरी चौरा कांड में हिंसा हुई है, मैं आंदोलन वापस ले रहा हूं, और वही गांधी हैं जो आगे चल करके कह रहे हैं कि जब तक अंग्रेज भारत से चले नहीं जाते हैं तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, चाहे भले उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिए। समय के साथ वह प्रयोग करते थे और उनको लगता था उनके विचारों में कुछ कमियां तो हमेशा उसको दूर करने की कोशिश करते थे। ऐसे गांधी जी के एक विचार को मैं और आपको समझा दूं जाकर। गांधी जी प्रारंभ में जो मशीनों का युग आया, जो औद्योगिकीकरण हुआ, मशीनों के विरोधी थे। उनका मानना था कि मशीनों के आने से बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों के काम मशीन छीन लेती है जाकर के। लेकिन समय के साथ जब गांधी जी ने देखा कि नहीं, मशीनों के आने से कहीं ना कहीं रोजगार का भी सृजन बहुत ज़्यादा होता है, बेरोजगारी का मान बढ़ता है, लेकिन इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ती जितना उन्होंने सोचा था, तो आगे चल करके वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो मशीनों का समर्थन भी करने लगते हैं। तो गांधी जी शायद भर देखा जाए तो गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा करके, यानी कि एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। गांधी जी ने कई सारे संगठन भी बनाए जा करके, जैसे नडाल इंडिया कांग्रेस बनाया जा करके। इसका मतलब है कि वो एक अच्छे संगठनकर्ता भी थे जाकर, उनके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी थी जाकर के, नेतृत्व करना उनको आता था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आंदोलन सफल किए थे जाकर के। गांधी जी एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। सबसे बड़ी बात, गांधी जी का जब आप आंदोलन देखेंगे और गांधी जी की जब आप उम्र देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि शायद भर 50 साल की उम्र में एक बंदा भारत आता है लगभग, और लगभग 70 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करता है जाकर। और यानी कि इस उम्र में उनके अंदर कितनी ऊर्जा है, यानी कि उनके अंदर एक शायद भर कहने के शरीर को स्वस्थ रखने का उनको आइडिया भी था कि कैसे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो इस तरह से महात्मा गांधी को अगर हम समझेंगे पूरे आंदोलन के दौरान, तो शायद भर महात्मा गांधी को हम वास्तविक रूप से समझ पाएंगे।
और हमें कहीं ना कहीं चीज़ें पता चलेंगी कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बनने में उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया, या कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जाकर, या कितनी बड़ी यात्रा उन्होंने की जाकर। तो कई सारे बात हैं जाकर, तो पहले कुछ विचार कर लेते हैं जाकर। कुछ लोग जो पश्चिमी साम्राज्यवाद के लोग थे जाकर के, वो गांधी जी को मानते थे कि जब गांधी जी भारत में आए तो उन्होंने एक तरह का एक सिस्टम बना करके उन्होंने पूरी कांग्रेस को कैप्चर कर लिया। गांधी जो भी आंदोलन करते थे जाकर के, वहाँ पर वो केंद्रीय भूमिका में रहते थे, और जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ अपने विश्वसनीय व्यक्ति को वहाँ का लीडर बना देते थे। तो जिससे कहीं ना कहीं आईएनसी के अंदर महात्मा गांधी की ताकत बढ़ती जा रही थी। जो मार्क्सिस्ट थे उनका मानना था कि गांधी एक बुर्जुआ नेता है। बुर्जुआ का मतलब होता है कि गांधी पूंजीपतियों का सहयोग करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, जानना चाहिए उन्हें। और भारत के जो भारतीय लोग हैं वो महात्मा गांधी को संत भी कहते हैं, समाज सुधारक भी कहते हैं, बहुत सारी उपमाएं गांधी को देते हैं। तो इस तरह अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार हैं गांधी जी को लेकर के। तो चलिए, ये तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत बताया गांधी के बारे में जाकर के। आज हम सबसे पहले, क्योंकि गांधी को अगर जानना है तो पहले गांधी के हम दक्षिण अफ्रीका आंदोलन को हमें जानना चाहिए कि कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में चीज़ों को बहुत सही ढंग से बारीकी से समझ करके वहाँ पर हो रहे भारतीयों के ऊपर हो रहे अत्याचार को उन्होंने दूर किया। तो पहले हम दक्षिण अफ्रीका पे पूरी चर्चा कर लें, फिर आगे हम चर्चा करेंगे भारत आगमन और उनके आंदोलन की जाकर के। ठीक बेटा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए जाकर कि जो महात्मा गांधी हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन बता देता हूँ, वैसे आता तो आपको सब है जाकर, कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। माँ का नाम पुतलीबाई था जाकर, पिता इनके दीवान थे, यानी कि एक संपन्न घराने में इनका जन्म हुआ। इसके बाद ये बड़े हुए तो बैरिस्ट्री के लिए इनको विदेश भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया, और वहाँ पर इन्होंने 3 वर्ष तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई की जाकर। निश्चित है कि जब कोई परिवार अपने बच्चे को तैयारी के लिए भेजता है या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसको लगता है कि बच्चा जब तैयार होकर के आएगा तो वो घर के इनकम को बढ़ाएगा, घर की आमदनी में अपनी भूमिका निभाएगा जाकर। तो ठीक कहीं ना कहीं गांधी का परिवार भी यही सोच रहा था। गांधी जी जब वापस आते हैं तो भारत में उनकी वकालत नहीं चलती है जाकर। जब वकालत नहीं चलती है तो निश्चित है कि उदासीनता का माहौल निकल करके आता है। उसी समय गुजरात में ही एक व्यापारी आते हैं, उनका नाम है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरी एक कंपनी है, उसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो गए हैं, आप मेरा केस लड़ें। तो महात्मा गांधी खाली थे, उनके उस समय कोई काम नहीं था। उनको लगता है कि चलिए चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका चलते हैं, कुछ वहीं ही कार्य करते हैं जाकर। शायद भर आपको यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर महात्मा गांधी खुद कहते हैं कि यदि उनको अगर भारत में अच्छी उनकी वकालत चल रही होती तो शायद वो दादा अब्दुल्ला के कहने पर वो कभी दक्षिण अफ्रीका नहीं जाते। लेकिन दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ 1 माह के लिए गए थे जाकर, कि 1 माह में जो दादा अब्दुल्ला का केस है उसको वहाँ पर निपटा करके वापस पुनः भारत आ जाएंगे, इस विषय पर गए थे। लेकिन दादा अब्दुल्ला के साथ जब जाते हैं, 1 महीने के लिए जाते हैं, लेकिन लगभग 20 साल के लिए रुक जाते हैं। और जब आंदोलन करने लगते हैं तो क्योंकि आंदोलन में तो पूंजी मिलती नहीं है, वकालत तो अब हो नहीं रही, अब तो वहाँ तो एक अलग प्रकार की नीति अपना रहे हैं महात्मा गांधी, लोगों को बचा रहे हैं जाकर, अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं जाकर। तो कहीं ना कहीं जो इनका परिवार था वो परेशान हो रहा था। एक बार इनके भाई ने एक पत्र भी लिख करके इनको भेजा था कि मोहनदास, जिस उम्मीद से हमने आपको भेजा था जाकर के, शायद भर आपने उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे, और आपकी वजह से हमारा जो परिवार है वो अत्यंत पीड़ा का शिकार हो गया। तो देखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको पूरा भारत मानता है, जिसको राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, कई सारे नामों से लोग जानते हैं, और शायद भर उनके बिना हम राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते, हम अपने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। और एक उसी का दूसरा पक्ष है कि उनका खुद का परिवार मोहनदास करमचंद गांधी से नाराज है कि उन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि अगर आप समाज के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं तो कई बार परिवार को हम उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो शायद भर यहाँ पर महात्मा गांधी को लगा होगा देश पहले है, देश के अंदर ही परिवार आता है, तो देश के लिए कुछ करूँगा तो परिवार के लिए भी कुछ हो जाएगा। यहाँ हमें एक सीखना चाहिए जाकर कुछ चीज़ें।
तो यहाँ पर हम अब चलते हैं, पूरा एक ब्लूप्रिंट आपको बता करके देते हैं जाकर महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी को जब मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके भारत आ जाते हैं तो इनकी वकालत नहीं चलती है, और वहीं पर ही दादा अब्दुल्ला इनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप मेरा एक केस ले लीजिए। तो गांधी की वकालत चल नहीं रही थी, तो वकालत जब चल नहीं रही थी तो कुछ काम धंधा ही मिल जाए, इस काम के लिए वो चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका और डरबन पहुंचते हैं जा कर के, और डरबन से प्रिटोरिया उनको जाना था। प्रिटोरिया में क्योंकि न्यायालय था, वहाँ पर उन्हें अपनी अपील करनी थी जा कर के। यहाँ पर ही घटनाक्रम कुछ बदलते हैं। तो गांधी जी का जन्म आपको पता है कि 1869 में हुआ था, और गांधी जी 1893 में, यानी कि 24 साल की उम्र में गांधी जी 24 से 25 साल की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। याद रखिएगा 1869 में जन्म है, 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रवाना होते हैं। 1893 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रवाना होते हैं तो सिर्फ 1 माह के लिए गए थे। उन्होंने सोचा था कि 1 माह पे सारी चीज़ें होंगी, उसको हम निपटा करके वापस आ जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका पे मैं आपको बता दूं बेटा कि 1860 में जो गोरे लोग थे वहाँ पर गन्ने की खेती करने के लिए दक्षिण भारत से अधिकांशतः केरल साइड से मजदूरों को ले जाते थे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले जाते थे जाकर के, कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जाएंगे, कुछ अनुबंध होगा, 1 साल 1.5 साल का अनुबंध होता था, काम करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रकार के लोग थे। एक तो जो गोरे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मजदूरों को ले जाते थे गन्ने की खेती कराने के लिए जाकर। दूसरा था कि क्योंकि जब ये लोग जा रहे थे तो इनके पीछे पीछे व्यापारी भी चले जाते थे, तो दूसरा व्यापारी थे जो मेमन मुसलमान थे जाकर के। और तीसरे थे ऐसे लोग जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था लेकिन उसका पैसा नहीं था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में निवास कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रकार के भारतीय थे। एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जाते थे, एक वह जिनका कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन ख़त्म हो गया था फिर भी वहाँ पर रह रहे हैं अवैध तरीके से, और तीसरे थे व्यापारी जो मेमन मुसलमान थे, व्यापारी वर्ग थे। ये तीनों ही वर्ग कहा जाए पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था। व्यापारियों को उतनी ही इंग्लिश आती थी जितना उनको व्यापार करने के लिए आवश्यक था। तो यहाँ पर कहा जाए तो जो गोरे लोग थे, क्योंकि अशिक्षित भारतीय थे, तो निश्चित है, मैंने आपको बोला ना कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम होती है जो आपको अपने अधिकारों के बारे में बताती है। तो जब अशिक्षित है तो उनको अपने अधिकार नहीं पता थे, इनका शोषण होता था। इन्होंने नियति मान ली थी कि ये हमारी नियति है, जब अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो ये हमारी अब नियति ही है, हमारे अंदर हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसे हमें सहन ही करना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने स्वीकार कर ली थी जाकर के। यहाँ पर एक घटना शायद भर आप जानते होंगे, विश्व इतिहास, आप इतिहास के मंच पर, और शायद भर वहीं से गांधी जी के जीवन में बदलाव भी आता है जाकर, कि गांधी जी जब 1893 में जब डरबन से प्रिटोरिया के लिए तरफ निकले जाकर, तो इन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया था। प्रथम श्रेणी के टिकट के साथ, क्योंकि वकालत पढ़कर आए थे, 3 साल रहे थे जाकर के, पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके आए थे जाकर, तो उनकी नज़र में कहीं ना कहीं अंग्रेज अच्छे थे। भाई हम कहीं से अगर पढ़ के आ रहे हैं, उनके वहाँ के कल्चर को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी उस कल्चर से प्रभावित होंगे जाकर के। तो गांधी जी भी प्रभावित थे, उन्हें लगता था कि अंग्रेज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं ना कहीं वो भारतीयों के साथ हमेशा न्याय करेंगे जाकर के, ये सारे उनको मानते थे जाकर गांधी जी। तो गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया के लिए निकलते हैं प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर के। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ पर एक गोरी चमड़ी वाले ने गांधी जी को पीटर मिट्सबर्ग स्टेशन में चलती ट्रेन से फेंक दिया जाकर। उन्होंने कहा कि ये जो काली चमड़ी वाले लोग हैं, ये जो अश्वेत लोग हैं जाकर के, इनको अधिकार नहीं है हमारी ट्रेनों में चलने का, भी हमारे साथ चलने का। गांधी जी ने बहुत समझाया, उन्होंने क्योंकि वकालत की थी, वो सब जानते थे, मेरे पास टिकट है, सारे कानूनी दांवपेच उनको पता थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको चलती ट्रेन से पीटर मिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया, या कहा जाए फेंक दिया गया जाकर। गांधी जी ने इस बात को आत्मसम्मान से लिया। कह सकते हैं कि गांधी जी के जीवन का ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये घटना अगर ना होती गांधी के जीवन में, तो गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में ही रहते, आज वो महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता या बापू के रूप में नहीं जाने जाते। तो याद रखिएगा कि हर के जीवन में कुछ ना कुछ एक टर्निंग पॉइंट आते हैं, उन टर्निंग पॉइंट को पहचानिए और अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाइए, खूब मेहनत करिए। तो गांधी जी को यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान से उसको देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति
मैं एक वकील, मैं 3 वर्ष तक इंग्लैंड में रह करके आया, जब ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, तब तो यहाँ पर अशिक्षित जो 3 प्रकार के, मैंने बताया कि 3 प्रकार के लोग यहाँ पर आते थे, तो उनके साथ तो ये कितना भेदभाव करते होंगे। शायद भाई इस चीज़ को गांधी जी महसूस कर रहे थे। गांधी के साथ ये हादसा सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ, गांधी के साथ कई हादसे हुए। एक बार ये यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, प्रथम श्रेणी का फिर टिकट लिए हुए थे, तो वहाँ पर गोरे लोगों ने कहा कि नहीं, आप इस सीट पर यहाँ पर मत बैठिए, जाकर आप ड्राइवर के पास जाकर बैठ जाइए। गांधी जी ने विरोध किया, लेकिन चलो ड्राइवर के पास बैठ गए, क्योंकि गोरों की संख्या ज़्यादा थी। फिर गोरों को ये भी बात पसंद नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप ड्राइवर की सीट के बगल में ना बैठिए, आप ड्राइवर की सीट के बगल से उठिए, आप पायदान में, नीचे पायदान पे बैठ जाइए। फिर वहां से उनको उतार दिया गया। गांधी ने विरोध किया, लेकिन मैंने बताया ना, जहां पर बहुमत ज्यादा होता है वहां आपकी बात जल्दी कोई नहीं सुनता है। जोहान्सबर्ग में जब थे घटना और हुई जोहान्सबर्ग में, ये होटल तलाश रहे थे और सिर्फ अश्वेत होने की वजह से, काले होने की वजह से, भारतीय होने की वजह से इनको होटल में कोई कमरा नहीं दे रहा था। गांधी जी को ये सब बातें बहुत खराब लग रही थी। गांधी को अपने लिए नहीं खराब लग रहा था, कह सकते हैं कि गांधी जी का जो आत्मसम्मान था वो धीरे धीरे जाग रहा था। उनको लग रहा था कि यार मेरे साथ ये हो सकता है, तो यहाँ पर इतने सारे भारतीय हैं, तो निश्चित है कि उनके साथ भी गलत हो रहा होगा। गांधी जी ने प्रिटोरिया में भारतीयों के अंदर स्वाभिमान भरने की कोशिश की। इसके बाद गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा किया, जो भारतीय थे उनको इकट्ठा किया, उनके अंदर स्वाभिमान भरने की कोशिश की। नहीं, आप लोग ये जो सह रहे हैं ये अन्याय है, इसके प्रति आपको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और भारतीयों को प्रथम श्रेणी की यात्रा करना, होटल्स में कमरा मिलना, बहुत सारी अन्य चीज़ों का अधिकार होना चाहिए। ये सारा गांधी जी ने समझाया। गांधी जी तो आए थे सिर्फ 1 माह के लिए, काम होगा चले जाएंगे जाकर के। गांधी जी ने वहीं पर ही ब्रिटेन के लिए पत्र भी लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि ये कैसी इंसानियत है, कैसी मानवता है, आप अपने आप को सभ्य कहते हैं, ये कैसी सभ्यता है। किसी भी सिविल सोसाइटी में इस तरह का तो भेदभाव नहीं होता है। ये सारा फिर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को लिख करके भेजा, उनको वहाँ के उनके सचिवों को लिख करके भेजा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। गांधी जी को फिर आगे जब चीज़ें निकल के आती हैं, तो गांधी जी जब अपना काम समेट, काम गांधी का हो गया, दादा अब्दुल्ला का केस फाइनल कर लिया, तो जब वापस आने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय वहाँ के जो विधानमंडल है दक्षिण अफ्रीका के, वहाँ पर एक मताधिकार निषेध बिल पास किया जा रहा था कि भारतीयों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाए। तो वहाँ पर लोगों ने, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने गांधी जी को फिर से घेरा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप 1 माह के लिए हमारे साथ रुक जाएं, क्योंकि हम लोग को तो कुछ आता नहीं है, हम लोग को ना तो संगठन बनाना आता है, ना तो हमें विरोध पत्र लिखना आता है, ये सब हमें नहीं आता है, ये सब हमको नहीं आता है। अगर आप हमारा सहयोग कर दें, हमें इंग्लिश भी नहीं आती है, आप ही सब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप अगर हमारा सहयोग कर दें, सिर्फ 1 माह के लिए रुक जाएं, तो आपके हम आभारी रहेंगे। गांधी ने कहा ठीक है, इतना रुके 1 महीने के लिए और रुक लेते हैं जाकर के, क्योंकि स्वाभिमान की अलग तो मैंने ही जगाई थी इनके अंदर, तो चलिए रुक लेते हैं 1 माह के लिए। लेकिन वो 1 माह गांधी को पता नहीं था कि कब गांधी जी 1 माह कह करके 20 वर्ष के लिए रुक जाते हैं। 20 वर्ष गांधी जी 20 वर्ष व्यतीत करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। आप जब 20 वर्ष को कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे जाकर, तो मैंने आपको बताया था 25 साल में गए थे गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका, और 20 साल वहाँ पर रहे थे। यानी कि जब 1915 में आते हैं भारत, तब गांधी जी 45 साल के थे। 20 साल का लंबा संघर्ष है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे नहीं भारत आते ही उनको बागडोर मिल जाती है INC की। अनुभव है, बहुत संघर्ष किया है गांधी जी ने, तो वहां पर 20 साल के लिए रुक जाते हैं गांधी जी। गांधी जी को अगर हम देखें जाकर, गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें, तो गांधी जी ने पहले अनुनय विनय की नीति अपनाई थी, उदारवादी अपनाया था। यानी कि गांधी जी जब जाते हैं जाकर के दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो गांधी जी का जो पहला जो हिस्सा है 1894 से लेकर 1906 का, ये उदारवादी हिस्सा कहलाता है।
फिर 1906 से लेकर 1914 तक गांधी का वह आंदोलन का हिस्सा कहलाता है जिसमें उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गांधी जी ब्रिटेन से पढ़ करके आए थे, कहीं ना कहीं उनको अब भी लगता था कि शायद भर जो ब्रिटिश सरकार है उसको नहीं पता कि ये जो कंपनी के लोग हैं ये लोग भारतीयों का कितना शोषण कर रहे हैं। शायद हम बताएंगे ब्रिटिश सरकार को, ताज शासन को, तो उन्हें पता चलेगा। यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि जो व्यापारी वर्ग थे, धनी भी होंगे, उम्र में बड़े भी होंगे गांधी जी से, कैसे उन्होंने उनको अपना नेता मान लिया? तो मैंने आपको बता दूं बेटा कि अगर आपके अंदर योग्यता है और सामने वाले को लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा कर सकता है, तो वह व्यक्ति आपको अपना लीडर मानने से कभी भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अच्छा समझदार व्यक्ति होता है वह योग्य व्यक्ति को ही, चाहे उम्र भले ही कम हो, अगर उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है तो उसको अपना नेता स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर हर प्रकार के जो लोग थे गांधी जी के साथ, जितने भी प्रकार के लोग थे, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो व्यापारी हों, उम्र में बड़े हों, चाहे जितने धनी हों, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको न विरोध पत्र लिखना आता था, न संगठन बनाना आता था, उन्होंने गांधी को अपना नेता स्वीकार कर लिया। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भारतीयों के नेता बन गए। यहाँ पर एक बात है, जाकर वो भी सुन लीजिए जाकर। यहाँ पर गांधी जी, क्योंकि जब भारत आते हैं गांधी जी, तो अस्पृश्यता पर बहुत कार्य करते हैं, छुआछूत पे बहुत काम करते हैं। तो यहाँ पर एक गलती हुई थी गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में कि गांधी ने भारतीयों के हित के लिए तो आवाज़ें उठाई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जो मूल जनजाति बंतू है, वो भी अश्वेत है, जाकर उसके लिए गांधी ने कोई बात नहीं की थी। तो बंतू जो समाज है वो आज भी कहीं ना कहीं गांधी जी को सही दृष्टि से नहीं देखता है, क्योंकि उनको लगता है कि गांधी जी ने शायद भर संकीर्णता धरी रखी, केवल उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, और हम बंतु जो समाज है, जो बंतु अश्वेत लोग हैं, उनके प्रति भी गोरे कहीं ना कहीं बहुत शोषण करते थे, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यही कारण है कि गांधी जी जब भारत आते हैं तो गांधी जी को लगता है कि मुझे वो गलती नहीं दोहरानी है जो दक्षिण अफ्रीका में दोहराई थी, इसीलिए उस समाज के हर एक वर्ग को अपने साथ लेकर के आंदोलन बढ़ना चाहते हैं। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था गांधी जी के चरणों के बारे में, ठीक। तो अगला जो लेक्चर आएगा गांधी जी का, जब हम अगला लेक्चर शूट करेंगे तो गांधी जी के हम आंदोलन पर चर्चा आपसे करेंगे। गांधी के 2 वर्ग मैंने आपको बताया ना बेटा कि 1894 से 1906 तक का है, फिर 1906 से 1914 तक का है। हम जो पार्ट 2 बनाएंगे हम उसमें आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप निश्चित है पार्ट 1 को 1-2 बार सुनिए और पार्ट 2 का इंतजार करिए, और पार्ट 2 पर हम आगे की बात आपसे करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।